वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बिहार दरोगा 2213 मुख्य परीक्षा में अब बहुत ही कम समय बच चुका है। उम्मीद है कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी जा रही होगी और आपकी तैयारी को थोड़ा सा आसान करने का काम हम लोगों की तरफ से भी किया गया है। और इसी कड़ी में रैंडम टेस्ट सीरीज नाम से एक नए सेट की शुरुआत की गई थी, जिसको आप लोगों ने अपार प्यार और सपोर्ट दिया है। एडुसंधान के टेस्ट सीरीज पर यह आधारित होता है। इसके तहत अब तक 10 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं। आज आपके सामने 11वें प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हैं। 100 प्रश्नों का ये पूरा सेट होगा, जिसका कि फुल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में दिया जाएगा। इस वाले सेट में 500 स्टूडेंट सम्मिलित हुए थे और हाईएस्ट स्कोर गया था, वो गया था 85.7 गया था। और करीब 60 स्टूडेंट को आपको 72 से लेकर के 80 के बीच में नंबर आया था। तो तमाम चीज़ों को ध्यान में रख करके आज के सेट का जो कट ऑफ रखा गया है, UR मेल के लिए रखा गया है आपको 79 रखा गया है और UR फीमेल के लिए रखा गया है आपको 68 रखा गया है। जो कैटेगरी वाले हैं उनको यदि 75 भी आता है, 75 के आसपास भी आता है मेल में, तो आपको अच्छा तैयारी समझा जाएगा। और जो कैटेगरी वाली फीमेल है उनको यदि 65 के आसपास भी आता है तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। आज के सेट का जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रहेगा और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पहला प्रश्न ये है कि मालविका अग्निमित्रम नाटक में विदिशा के शासक के रूप में वर्णित अग्निमित्र किस राजवंश से संबंधित था। ये पुस्तक जो है आपको कालिदास के द्वारा लिखा गया था और इसमें शुंग वंश के विषय में उल्लेखित है। जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। तो ये जो आदेश दिया गया था महावीर के द्वारा दिया गया था और महावीर आपको पता थे जो 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है ना। और प्रथम हो जाएंगे ऋषभदेव हो जाएंगे, नेमिनाथ आपको 21वें हो जाएंगे और अजितनाथ द्वितीय हो जाएंगे। अगला देख लेते हैं, ऋग्वेद में किस नदी को अम्बी मात में, नदी मात में और देवी तमे कहा गया है। जो ऋग्वैदिक काल था उसमें आपको सरस्वती नदी को सबसे ज़्यादा महत्व तवज्जो दिया गया था, मतलब उसको सबसे ज़्यादा पवित्र माना गया था, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा बार उल्लेख सिंधु का आया था। तो पवित्रता की बात की जा रही है, नदी तमे देवी तमे, तो सरस्वती हो जाएगा इसका उत्तर। अगला देख लेते हैं, हमको काल अनुक्रम में सजाना है। सबसे पहले पूरा पाषाण काल हो जाएगा, पूरा पाषाण युग हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद नव पाषाण युग हो जाएगा और फिर कांसा युग आता है, जिसको हम लोग सैंधव सभ्यता युग के रूप में भी जानते हैं। और उसके बाद जो वैदिक काल आता है वहाँ पे आपको लौह युग का प्रारंभ होता है। तो इस आधार पे देख लीजिए मिलान जो हमारा हो रहा है 3 4 2 1, ठीक है ना। सॉरी, ये जो है हाँ 3 हो जाएगा पूरा पाषाण, फिर 2 हो जाएगा, सॉरी 3 2 3 2, सॉरी 3 4 और 2 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अशोक के किस अभिलेख में धार्मिक सहिष्णुता के संबंध में प्रतिपादन किया गया है। जो 14 हैं उसमें आपको किस में लिखा गया है। तो आपको पता है कि 13वां वाला में आपको युद्ध वगैरह का वर्णन है। जो 7वां और 8वां है उसमें आपको अशोक का जो धर्म यात्रा है उसके संबंध में है। दूसरा बोलता है कि मतलब पशु और मानव दोनों को जो है चिकित्सा की आवश्यकता होती है। और ये जो 12वां है इसी में आपको स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की बात करती है और सभी तरह के विचारों को स्वीकार करने की बात की जाती है। जब आप सभी तरह के विचारों को स्वीकार करते हैं तो वही होती है सहिष्णुता की बात की जा रही है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। शिवाजी किसके राजस्व प्रणाली से प्रेरित था, मतलब शिवाजी किसकी राजस्व प्रणाली को अपनाते थे, उससे प्रेरित थे। तो ये मलिक अंबर के राजस्व प्रणाली से प्रेरित थे। सासाराम में शेरशाह के मकबरे की योजना क्या है। ये अष्टकोणीय है, ठीक है ना। अष्टकोणीय यहाँ पर इनकी मकबरा बनाई गई है। यहाँ पे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं थे। नवरत्न जो थे उसमें बीरबल थे, रहीम थे, टोडरमल थे, लेकिन बैजू बावरा शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, शामिल नहीं होने वाले में बैजू बावरा हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के नेता जिन्हें पकड़ा गया और फांसी पर चढ़ा दिया गया था। जो तात्या टोपी थे, नाना साहब के ये सहयोगी थे कानपुर में, इनको पकड़ा गया था और जो है फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 बोल रहा है कि मिरात उल अखबार किसके द्वारा स्थापित किया गया था। बहुत फेमस है, उस समय ये राजा राम मोहन राय के द्वारा ये स्थापित किया गया था। तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना आपको पता है कि 1982 में हुई थी। तो वो कौन सी योजना थी, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी। तो छठी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। यदि एक दी हुई अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या रहेगी। आपको कीमत भी दोगुनी हो रही है और मौद्रिक आय भी दोगुनी हो रही है, इसका मतलब है कि आपका वास्तविक आय क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। निम्नलिखित फसलों पर विचार करना है और हमको देखना है कि इसमें खरीफ फसल कौन सा है। देखिए कपास, मक्का
और मूंगफली, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, आपको खरीफ फसल हो जाएंगे, लेकिन सरसों हो जाएगा आपको रबी फसल। तो 1, 2, 3 ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। जुगाली करने वाले पशुओं जो है किस ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जित या निस्सरण करती है। तो जो भी जुगाली करने वाले पशु होंगे जैसे गाय भैंस, तो ये सब आपको मीथेन उत्सर्जित करती है। वैज्ञानिक की निम्न टीमों में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। तो ये लगाया गया था आपको ब्रिटिश वैज्ञानिकों के द्वारा। अगला देख लीजिए, साम्राज्यवाद विस्तार हेतु अकबर ने मालवा पर आक्रमण किया, उस समय वहाँ का शासक कौन था। और इस तरह के सवाल आपको लगातार 1717 में भी, 2440 में भी पूछे गए थे। तो मध्यकालीन भारत में जो मुगल कालीन शासन है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। बाज बहादुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि निम्न में सहायक संधि स्वीकार किसने नहीं की थी। जो इंदौर के होलकर थे इन्होंने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, और जो निज़ाम थे हैदराबाद के उन्होंने सर्वप्रथम इसको स्वीकार कर लिया था। निम्न में से किस आंदोलन का उद्देश्य ब्राह्मणवाद के विरुद्ध तथा मंदिर में प्रवेश को लेकर चलाया गया था। ये दक्षिण भारत से संबंधित आंदोलन है, वायाकॉम आंदोलन इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड मेटकॉफ को कहा जाता है। गांधी जी ने किस आंदोलन के समय कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा था कि अगर संघर्ष का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया है तो मैं देश के बालों से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। तो ये जो मतलब स्टेटमेंट गांधी जी का आया था, ये भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, उसमें कांग्रेस के कुछ लोग इसको समर्थन देने के लिए आनाकानी कर रहे थे। तब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि मैं बालू से ही कांग्रेस से बड़ा संगठन खड़ा कर दूंगा। बेसिकली यही है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। रिडल्स इन हिंदुज़्म किनकी कृति है। ये कृति है आपको B.R. अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है, रिडल्स इन हिंदुज़्म। एकीकृत परिपथ जिसको आईसी के आविष्कार में किस प्रकार के चिप का, यानी कि कौन सी पीढ़ी का चिप का इस्तेमाल हुआ है। तो आईसी इंटीग्रेटेड जिसको सर्किट बोलते हैं, उसमें तृतीय पीढ़ी के चिपसेट का इस्तेमाल हुआ है। बंदी प्रतिरक्षण के संबंध में हमको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह रिट सार्वजनिक या व्यक्तिगत दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। और इस रिट को व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षा माना जाता है, बिल्कुल सही है। ये जो 32 के तहत जारी किया जाता है, मतलब जिसको लगता है कि व्यक्ति को अवैध तरीका से बंदी कर लिया गया है तो तब ये जारी किया जाता है, उनके मतलब कि सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा कि बोथ आर ट्रू। ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। आइए अब स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं कि कौन से कथन सही हैं। 24 के ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला है कि वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है, बिल्कुल सही बात है। वो किसी भी, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, किसी को भी मंत्री बना सकते हैं। अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्तियों के चयन में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। देखिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री के पास, चाहे आप राज्यों में मुख्यमंत्री के पास देख लीजिए, कि वो बिल्कुल अपने मंत्रिमंडल में जो भी मंत्री हैं उनके कौन कार्य करेगा उनका चयन करने के लिए वो बिल्कुल स्वतंत्र होता है। तो 1, 2 तो बिल्कुल सही हो रहा है। 3 देख लेते हैं। अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने के लिए सीमित शक्तियां रखता है, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। पूर्ण उसके पास शक्ति है। वो राष्ट्रपति के साथ परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल में सहयोगी का चयन करता है, नहीं, वो जो भी मंत्रिमंडल का चयन कर देता है उनकी लिस्ट भेज देता है, राष्ट्रपति उनको अनुमोदित कर देता है। तो देख लीजिए इसके आधार पर पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो जो स्टेटमेंट 1 को भी मारे हैं उनका भी सही होगा, जो स्टेटमेंट 2 मारे हैं उनका भी सही हो जाएगा। ठीक है ना, बोथ स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू बन रहा है। चलते हैं अगले देख लेते हैं। भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है। आपको पता है कि जो संविधान के 280 में वित्त आयोग का किया गया है उल्लेख, तो उनका काम क्या होता है कि केंद्र और राज्य के बीच में जो राजस्व का बंटवारा होता है उसका वो सिफारिश करता है। 15वां वित्त आयोग ने 41% जो क्षैतिज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है, तो वो भी आपको उसी के आधार पर बनता है। अगला देख लेते हैं। संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम बन पाता है जब उस पर किसकी सहमति या हस्ताक्षर होना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति का। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष की 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में आपातकाल उद्घोषित करने का अधिकार हुआ था। जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था और उसको लगाया ही गया था संशोधन करके आपको आंतरिक अशांति, ठीक है ना। तो लेकिन आंतरिक अशांति को फिर 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया और उसके स्थान पर रख दिया गया सशस्त्र विद्रोह। तो उसके बाद अब बन गया ये युद्ध तथा बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम लोग। संसद में स्थगन प्रस्ताव का क्या उद्देश्य है। देख लीजिए स्थगन प्रस्ताव जो है
तब लाया जाता है जब लगता है कि संसद के किसी सदस्य को, बेसिकली विपक्षी ही ला सकते हैं या दोनों तरफ से कोई भी ला सकते हैं, कि लगता है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय या कोई बहुत विशेष घटना घट गई है, उस पर लोगों को ध्यान आकर्षित करना है, उस पर सरकार से जवाब चाहिए, तब जाकर के वो स्थगन प्रस्ताव लाते हैं, ठीक है ना। तो मंत्रालयों से सूचना एकत्रित करना, बजट प्रस्ताव में कटौती करना, सरकार की हंसी उड़ाना, ये तो नहीं होगा। और डी देख लेते हैं। डी बोल रहा है कि सरकार के किसी विशेष नीति का आलोचना कर, देखिए नीति का आलोचना वगैरह करना तो निंदा प्रस्ताव में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मंत्रालयों से सूचना एकत्रित करना। एक्चुअली ये जो ऑप्शन दिया गया है वो एक स्टेप आगे बढ़ा कर दिया गया है, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद के वेतन एवं भत्ते कहाँ से भारित होते हैं? जो राज्य का सिंचित नदी हो जाएगा वहाँ से। विश्व का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन कौन है? जैसे कि भारत में आपको राज्यसभा है, ठीक है ना, तो विश्व का सबसे शक्तिशाली कहाँ पर हो जाएगा? तो जो सीनेट होता है अमेरिका का, वो सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है उच्च सदन। निम्न में से कौन सही ढंग से मेल नहीं है? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 बिल्कुल सही है। सतर्कता, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 ये भी सही है। जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई 1963 ये भी सही है। लेकिन सूचना आयोग अधिनियम जो होगा 2008 नहीं हो जाएगा, ये 2005 हो जाएगा। राज्य विधान परिषद के संदर्भ में हम लोग को कथन को चूज करना है कि कौन सा सत्य नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 170 के अंतर्गत विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है और इसके प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। तो देख लीजिए स्टेटमेंट बी सी डी सही है, लेकिन ए जो है गलत है, क्योंकि ए बोल रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 170 के अंतर्गत विधान परिषद का उल्लेख है। नहीं, ये हो जाएगा 169 के अंतर्गत विधान परिषद का उल्लेख है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। न्यायाधीशों के संबंध में कौन से कथन सही है? न्यायाधीश के संबंध में जो कथन सही है वो ये कि सेवानिवृत्ति के बाद वे कहीं पर भी अभ्यास नहीं कर सकते हैं। एक वस्तु की मांग की लोच ऊंचा नहीं होगा जब वह क्या हो? क्रेता के लिए आवश्यक हो। एक वस्तु की मांग की लोच जो है ऊंचा नहीं होगा जब वो क्या होगा? क्रेता के लिए आवश्यक हो या उसके लिए उपयोग संभव हो, उसकी स्थापना वस्तु हो या वह मांगी हो। तो यदि क्रेता के लिए वो आवश्यक हो तो उसका मांग कभी लोच ऊपर नहीं होगा, हमेशा समान बना रहेगा, भले ही उसका दाम बढ़ता है या घटता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगला देख लेते हैं। इनमें से कौन सी वस्तु स्थानापन्न वस्तु का उदाहरण नहीं है? चाय कॉफ़ी तो एक ही तरह से हो गए, स्याही और बॉल पेन एक ही तरह से हो गए, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला है आपका कोक और पेप्सी। आप कोक पीजिए, पेप्सी पीजिए, बिल्कुल स्थापन नहीं है। लेकिन ब्रेड और बटर, ब्रेड बटर साथ साथ चलते हैं, ठीक है ना। ब्रेड का बटर स्थापन नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो हम आपको पूछ रहे हैं कौन स्थापन नहीं है, कौन सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो डी हो जाएगा। दीपवंश और महावंश किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। किस वर्ग को पितृवंशीय नातेदारी में भू संपत्ति से अलग रखा गया है? जो भारत का जो ट्रेडिशन है उसके अंतर्गत क्या है ना, खासकर हिंदू मतलब कि विवाह अधिनियम के अंतर्गत जो महिला वर्ग है नॉर्मली उनको उनके पितृपक्ष में पितृ की जो संपत्ति होती है उसमें उसका भाग नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महिला वर्ग हो जाएगा 38 का। 39 देख लेते हैं। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब की गई थी? इन द ईयर ऑफ 1924, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं सुख निवास कहाँ पर हो जाएगा? तो राजस्थान में हो जाएगा। शांति निकेतन कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। गोलघर बिहार में और चश्माशाही जम्मू कश्मीर में होगा। अगला देख लेते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको लखनऊ में अवस्थित हो जाएगा। सामाजिक वानिकी है क्या? सामाजिक वानिकी का अर्थ क्या है? निजी भूमि पर विभिन्न प्रकार के पौधों को एक साथ उगाना या सहकारी स्वामित्व वाली भूमि का पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। तो सामाजिक वानिकी का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? आपको पता है कि अभी वर्तमान में जो माउंट एवरेस्ट है वो सर्वाधिक ऊंची चोटी है। तो ये जितने भी ऊंची चोटी पाई जाती है विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी वो नवीन मोरदार में पाई जाती है। भारतीय समय ग्रीनविच से कितना आगे है? आपको पता है कि 5.5 घंटा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा 44 का। और कौन सी प्रमुख उद्योग मूड़ी झारखंड में स्थापित है? मूड़ी में जो है आपको एल्युमिनियम उद्योग स्थापित। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? आपको पता है जो मृत सागर है वहां की औसत लवणता सर्वाधिक है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? महानगरों को जोड़ने वाला रेल मार्ग या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना? तो ये हो जाएगा आपको राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, बहुत ही फेमस है ये। और नर्मदा नदी का प्रवाह किस प्रकार निर्धारित है? आपको पता है कि नर्मदा जो है अमरकंटक से निकलता है, ठीक है ना,
और ये जो है आपको भ्रंश घाटी के होकर बहती है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ी और पलानी की पहाड़ी निम्न में से कहाँ मिलती है? यहाँ पर मिलती की बात करिए, ठीक है ना। कलसुबाई, अन्नामुडी, पुष्पगिरी या फिर धोटा बेटा। अन्नामुडी में आकर यह मिल जाती है, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। फड़क्का परियोजना किस नदी पर है? आपको पता है गंगा तो है, लेकिन गंगा के साथ साथ ये भागीरथी भी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? ये बहुत ही फेमस है, तमिलनाडु राज्य में आपको इंदिरा गांधी अभ्यारण्य अवस्थित है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा किस देश के साथ नहीं लगती है? देख लीजिए, अरुणाचल जो है म्यांमार के साथ लगता है, चीन और भूटान के साथ लगता है, लेकिन नेपाल के साथ नहीं लगता है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो डिप्सन इकाई है इसका प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई को नापने के लिए, अल्ट्रावायलेट से उसको कितना नुकसान पहुंचा है। वुड बुफेलो नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ये शायद आपको कैलिफोर्निया में है, तो इस आधार पे मतलब अमेरिका हो जाएगा, यानी कि उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे, प्रश्न संख्या 56 पूछ रहा है कि निम्न में से कौन अग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो अग्नेय चट्टान आपको कौन सा उदाहरण नहीं हो जाएगा? देख लीजिए, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और डायरॉइट सब हो जाएगा, लेकिन चूना पत्थर आपको अग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं होगा। 56 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है? जो कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प होता है वो ब्लैंकेट की तरह काम करता है, वायुमंडल के ऊपर एक जो है ब्लैंकेट की तरह एक परत बना देता है, जिससे क्या होता है, जो धरती से रिफ्लेक्टेड जो उष्मा होता है वो वहाँ पे रुक जाता है, और ये जब बहुत मात्रा में हो जाता है तब ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। भारतीय भू चुंबक संस्थान कहाँ पर है? ठीक है, हैदराबाद या मुंबई? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मुंबई में। प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन को मनाया जाता है? बहुत ही फेमस है, प्रत्येक वर्ष ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। लाल बाल पाल ये बहुत ही फेमस थे, गरम दल के नेता थे, तो इनमें से कौन से एक लाल बाल पाल में नहीं है? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको जो लाल बहादुर शास्त्री होंगे वो इन त्रिगुट में संभव मतलब सम्मिलित नहीं है। अगला देख लेते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इनको भी शायद मरणों उपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और ये किया गया था 1998 में। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? जब भी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की बात होगी तो पेरिस हो जाएगा। अब देख लीजिए, सुरभि ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% छूट देकर 176 रुपया में बेचा। मान लीजिए कि हम एक्स पर उसने 12% यानी एक्स का 88 करेंगे, एक्स का 88/100 करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? 176 हो जाएगा। इसको हम लोग करेंगे तो हमारा 200, एक्स का वैल्यू 200 और निकल जाएगा, यानी कि अंकित मूल्य उसका 200 निकल गया, और छूट ना देने पर उसको क्या है 25% का लाभ मिलता है, यानी कि एक्स का 125 करेंगे, 200 करेंगे, तो हमारा जो फाइनल उत्तर आ जाएगा क्रय मूल्य वो 160 आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, अलजेब्रा का प्रश्न है, इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 64 का, वो आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। अगला देख लेते हैं हम 65। यहाँ पे देख लीजिए 3 tan थीटा और इतना 2√3 sin थीटा, तो हम जो है tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बट्टा cos थीटा, ठीक है ना। sin थीटा यहाँ से कट जाएगा, cos थीटा बराबर √3/2 आएगा, जिसका कि वैल्यू आपको 30 के बराबर हो जाएगा, cos 30 के बराबर, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप हैं। ABC का क्षेत्रफल आपको 13.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और DEF का 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। BC बराबर 3.15 सेंटीमीटर, तो EF क्या होगा? तो समरूपता के आधार पर हमको क्षेत्रफल एक तरफ और एक तरफ भुजावल लेकर चलेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमको 4.266 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम लोग, यदि किसी संख्या का 85% में से 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम के रूप में स्वयं संख्या आ जाती है, वह संख्या क्या होगा? बहुत आसान है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 500, ठीक है ना। इसको आप फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, ऑप्शन से भी बना सकते हैं। एक चिड़ियाघर में कुछ शेर और कुछ तोते हैं, यदि गिने जाने पर 100 सिर और 290 पैर हैं तो यहाँ कितने तोते हैं? सिर तो सबका एक ही होगा, तो ऑब्वियसली 100 टोटल जो है तोता और शेर मिलाकर कुल जो जानवर है वो 100 है, तो हम एक को x मान लेंगे तो दूसरा 100 - x हो जाएगा, ठीक है ना। जिसको x मानेंगे यानी शेर को x मानेंगे तो उसको 4 पैर और तोता को 2 पैर से गुणा करके सब कुछ निकालेंगे, तो हमारा जो तोता की संख्या निकलेगा वो 55 निकल जाएगा। 68 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। किसी कक्षा में 150 विद्यार्थियों का माध्य वजन 60 kg है,
कक्षा में लड़कों का माध्य वजन 70 केजी और लड़कियों का 55 केजी है। कक्षा में लड़कों की संख्या क्या है? बहुत आसान है। 150 में हमको x लड़का मानते हैं तो 150 में से x क्या हो जाएगा? लड़की हो जाएगा। अब सबका अलग अलग करके कुल जो है औसत से हम देख लेंगे तो हमारा जो लड़कों की संख्या जो निकल जाएगा वो निकल जाएगा आपका 50 निकल जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग। log 81 टू दी पावर 243 किसके बराबर होगा? लॉग के फॉर्मूला को हम लोग सेट करना है तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको 1.25 आ जाएगा। यदि 15 मीटर ऊंचे और 15 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु, ठीक है ना, ये 15 मीटर ऊंचा और 15 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु है तो उसका उन्नयन कोण क्या होगा? ये क्या होगा? देख लीजिए, टेन थीटा पर हम लोग करेंगे तो b/p करेंगे, p/b करेंगे तो हमारा 15 कट जाएगा, एक आ जाएगा। 10 में एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1045 डिग्री का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक माप केवल संचयी बारंबारता बंटन की रचना के बाद ही निर्धारित होती है? समानांतर माध्य, बहुलक माध्यिका या फिर गुणोत्तर माध्य? तो ये हमेशा जो होता है माध्यिका जो होता है वो संचयी बारंबारता बंटन की रचना के बाद ही निर्धारित होती है। अब देख लीजिए, संख्या है आपको दो संख्या 6 और 13 के अनुपात में है और उनका सबसे छोटा गुणज 312 है। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली 6x और 13x करके हम जो है 312 इसका क्या हो जाएगा? मतलब कि 312 बटा 6 गुने 13 करेंगे और इधर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे 312 रहेगा। एक्स का वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है ना, एक्स का वैल्यू हमारा 2 निकलेगा तो हमारा जो आ जाएगा ये आ जाएगा 12 और 13 के 13 13 दूनी 26। ठीक है ना, 12 26 यानी कि 38 आ जाएगा। 38 दूनी 76, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना, 38 नहीं ऑप्शन, इसलिए इसके मल्टीपल में हम लोग देखेंगे। अनिल पूर्व की ओर 30 मीटर चलता है, दाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ करके 30 मीटर चलता है तो बताइए वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस पर रहेगा? बेसिकली वो यहाँ से शुरू करेगा और करीब करीब जो है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, तो दक्षिण पूर्व इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, 74 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम लोग 75। ए बी सी और ई का भार अलग अलग है। सी बी से भारी है जो सबसे हल्का नहीं है, ए बी से हल्का है और ई से भारी है, डी सबसे हल्का नहीं है। तो इन सब में सबसे हल्का कौन है? चूंकि अंत में हम मिलाएंगे तो डी बोल रहा है कि सबसे हल्का नहीं है तो इस आधार पे ई ही सबसे हल्का हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि किसी कोड भाषा में बुक को इतना लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में कॉपी को क्या लिखा जाएगा? देखिए, बी है ना, तो बी से पहले ए और सी, तो मतलब जितना भी है उसका दोनों अगल बगल वाला लिखा जा रहा है। 76 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, विषम चूज करना है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो सब आगे बढ़ता है लेकिन इसमें जो बी वाला एनआरआईपी में इसमें एक जो टर्म है वो पीछे की ओर भाग रहा है। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका विषम हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, उस विकल्प को चुनना है जो मिलता है हमको। गोल्फ कहाँ पर खेला जाता है? कोर्स में खेला जाता है। तो रिंग, यदि मुक्केबाजी होता है तब रिंग में होता है। बेसबॉल जो होगा ये रिंग नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, साइकिलिंग कहाँ पर होता है? तो वेलोड्रोम में होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं 79 में किस पैटर्न को यहाँ पे फॉलो किया गया है। देखिए, 3 + 6 9, 9 + 12 21, 12 + 18 39 और 18 + 24 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 79 का जो सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा 63। ठीक है ना, 6 5 6 12 6 3 18 6 4 24 इसी के आधार पे वो बढ़ा है तो 79 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 63 हो जाएगा। 80 देख लेते हैं। यहाँ पे हमको चिन्ह को देखना है, मिलान करना है कि कौन सबसे परफेक्ट में बैठता है। तो ये ऑप्शन जो सी वाला है इसको यदि हम लोग बैठाएंगे तो ये परफेक्ट बैठ जाएगा। एक बच्ची की ओर संकेत करते हुए श्रीपद ने कहा कि वह मेरे पिता की माँ की इकलौती बड़ी बेटी की बेटी है। तो बताइए उस बच्ची की माँ से श्रीपद का क्या संबंध हो जाएगा? तो वो जो बच्ची की माँ होगा श्रीपद की बुआ बन जाएगी। 81 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख टेनिस प्रेमी, क्रिकेट खिलाड़ी और विद्यार्थी के बीच में संबंध को दर्शाता है? अब देख लीजिए यहाँ पे जो टेनिस, कुछ जो विद्यार्थी होंगे वो हो सकता है कि आपको टेनिस प्रेमी भी हो और क्रिकेट खिलाड़ी भी हो। कुछ टेनिस प्रेमी क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकता है, विद्यार्थी भी हो सकता है। तो ये सब के सब मिक्स हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं प्रश्न हम लोग कि पित्त का स्राव जो होता है कहाँ की कोशिकाओं द्वारा होता है? देखिए, पित्त का स्राव जो होता है वो यकृत यानी कि लीवर के द्वारा होता है, लेकिन ये जमा कहाँ पर होता है? पित्ताशय में होता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन श्वेत रुधिर कणिकाएं संक्रमण से बचाव तथा एलर्जी प्रतिक्रिया में सम्मिलित रहती है? आराम से इसको क्वेश्चन को देख लीजिए। बोल रहा है कि आपको पता है कि WBC तो मतलब कि संक्रमण से बचाव के लिए लड़ता ही है, लेकिन श्वेत रुधिर कणिकाएं संक्रमण से बचाव तथा एलर्जी प्रतिक्रिया में सम्मिलित रहती है, उसमें भी कौन सा उसका भाग होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। जो आपको एस्नोफिल होता है,
जो स्नोफॉल होता है, ईओसिनोफिल जिसको यहाँ पे लिखा गया है, वही यह काम करता है। नॉर्मली जब इंसान संक्रमित हो जाता है, जैसे सर्दी जुकाम वगैरह हो जा गया या फिर इस तरह के कुछ भी, तो उसका जब पूरा ब्लड चेक किया जाता है तो उसमें देखा जाता है कि स्नोफिल का लेवल क्या है। यदि स्नोफिल का लेवल ज़्यादा है, इसका मतलब है कि उसके शरीर में संक्रमण ज़्यादा है और उससे लड़ने के लिए स्नोफिल जो है ज़्यादा प्रतिक्रिया दे रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, वृक्कों द्वारा, जो किडनी है उसके द्वारा प्रति मिनट औसतन कितनी मिली लीटर जो है मिली ml रक्त का निस्पंदन किया जाता है, ठीक है। आपके सामने चार ऑप्शन है, 1100 से 1200, 1100 से 1300, 1100 से 1500 या फिर 1100 से 900 से 1100। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1100 से 1200, ठीक है ना। 1100 से 1200 जो है आपको ml प्रति मिनट रक्त का स्पंदन किया जाता है, यानी कि उसको मतलब कि छाना जाता है। वहीं पर दिन की बात की जाएगी तो 1100 से लेकर के 2000 लीटर यानी कि 500 गैलन प्रत्येक दिन खून को ये शुद्ध करेगा, ठीक है। लेकिन ml प्रति मिनट तो 1100 से 1200 ml हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी अस्थि अग्रपाद भुजा की नहीं है? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना या फिर स्कैपुल। जो स्कैपुल है ये कंधे की हो जाएगी, ठीक है ना, तो ये इसका भाग नहीं होगा। निम्न में से कौन मस्तिष्क का भाग है जो रेशानुमा पथ का बना होता है तथा इसका कार्य मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ना? पोन्स, थैलेमस, अनुमस्तिष्क या प्रमस्तिष्क। ये हो जाएगा आपको पोन्स का कार्य। लंबी अवधि तक हाइपरग्लाइसीमिया होने का कौन सी बीमारी हो जाएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा तक आपके शरीर में जो है मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट या इस तरह का चीज़ का जो होता है ज़्यादा स्राव हो रहा है, शर्करा का स्राव हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? मधुमेह हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। दबाव जब एक तरल पदार्थ पर लागू होता है तो दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में प्रेषित होता है। निम्नलिखित में से कौन इस घटना की व्याख्या करता है? देखिए, जितने भी हाइड्रोलिक इंजन्स वगैरह होते हैं, आपको पता है कि पास्कल के नियम पर आधारित होता है, और वही पास्कल का ही यह नियम है कि इस व्याख्या करता है कि आप उस पर लगाते हैं तो प्रत्येक द्रव के भाग पर जो समान रूप से उसका प्रेशर काम करता है। अगला देख लेते हैं, धातुओं में विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहा जाता है तथा यह क्या होता है? धातु में जैसे ही विद्युत चालकता की बात कीजिएगा, टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा तो उसका चालकता कम जाता है। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तापमान में वृद्धि पर कम हो जाएगी, ठीक है ना। वहीं अधातुओं की बात कीजिएगा, अधातुओं की चालकता जो है तापमान बढ़ाने पर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। जैसे ही अब अधातु नहीं, अर्धचालक जिसको सेमी कंडक्टर बोलेंगे, अर्धचालक का जैसे ही टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध कम जाएगा, ठीक है ना, और उसकी चालकता बढ़ जाएगी। लेकिन धातुओं का टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे तो उसका जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाएगा और उसका चालकता कम जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह का बात है, तापमान वृद्धि होने पर कम जाएगा, ठीक है ना। जब किसी वस्तु का चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है तब उसको क्या कहा जाता है? सबसोनिक, या फिर आपको ऑप्शंस और देख लेते हैं हम लोग, सुपरसोनिक, अल्ट्रासोनिक या एक मैक। इसको बोला जाता है आपको सुपरसोनिक। जैसे कि भारत का ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक है, ठीक है ना। और जो ध्वनि से कम होता है तब उसको हम लोग सबसोनिक बोलते हैं, जैसे कि निर्भया मिसाइल। और जब 5 मैक से ज़्यादा हो जाता है तब उसको हम लोग हाइपरसोनिक बोलते हैं, जैसे कि अभी रूस का एवेनगार्ड मिसाइल जिसको प्रथम बार छोड़ा गया है यूक्रेन पर, और उससे पहले भी जिरकोन जो उसका नेवल वर्जन था, शिप वर्जन, उसको छोड़ा गया था, जो कि आपको बिहार से पीटी में पूछा जा चुका है, ठीक है। टॉर किसकी इकाई है? टॉर जो है दाब की इकाई हो जाएगी। डायोप्टर निम्न में से किससे संबंधित है? आपको पता है कि डायोप्टर जो होता है लेंस की क्षमता होती है, ठीक है ना। अब सोचिए, लेंस की क्षमता वाला कहाँ से होगा? न्यूरोलॉजी नहीं होगा, यूरोलॉजी नहीं होगा, ऑन्कोलॉजी नहीं होगा, ये तो कैंसर हो गया, ये गुर्दा हो गया, ये मूत्र वगैरह हो गया। तो इस आधार पर जो है ऑप्शंस के आधार पर यदि नहीं कुछ पता है तो आप छाप सकते हैं ऑप्थियोमोलॉजी, ठीक है ना। ये होता है आपको नेत्र विज्ञान होता है, ठीक है ना। जो नेत्र विज्ञान आपको पता है कि जो लेंस वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, तो यही हो जाएगा आपको डायोप्टर। अगला देख लेते हैं, ठोस को उनके घटक कणों की व्यवस्था के मौजूद क्रम की प्रकृति के आधार पर डैश के रूप में वर्गित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सीधे हो जाएगा आपको, चालक को चालक नहीं होगा, धात्विक अधात्विक भी नहीं होगा, चुंबक और चुंबक भी नहीं होगा, ये होगा क्रिस्टल और एमॉर्फस, ठीक है। अगला देख लेते हैं, टेलोनाइट कोबाल्ट और डैश का एक संयोजन है, क्रोमियम, जस्ता, तांबा या फिर लोहा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्रोमियम। निम्न में से किसका पीएच मान शून्य के निकटतम होगा? देख लीजिए, शुद्ध जल का तो 7 हो जाएगा, अमोनिया का भी ज़्यादा होगा, बेकिंग सोडा भी आपको बेस की तरफ हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जो सांद्र हाइड्रोक्लिक अम्ल हो जाएगा उसका 1.5 या उससे कुछ कम के आसपास रहेगा, ठीक है ना। तो 0 के आसपास बिल्कुल चला जाएगा, सांद्र करेंगे तो और कम ही हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक एल्डिहाइड है? एल्डिहाइड आपको पता है
कि इसका जो सक्रियता समूह होता है ये होता है, ठीक है ना। तो इसका जो हो जाएगा प्रोपेनल, ये नेल नहीं होगा, ये प्रोपेनल हो जाएगा, ठीक है ना। CH3 CH2 CHO, ठीक है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक लेंथेनाइड है। लेंथेनाइड आपको पता है कि 58 से लेकर के 71 तक के एटॉमिक नंबर को लेंथेनाइड बोलते हैं, और जो पहला है इसका उसको हम लोग बोलते हैं सेरियम, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, जिसका कि एटॉमिक नंबर 58 है, ठीक है ना। और एक्टीनियम जो है, लुथीनियम जो हो जाएगा, लुथीनियम, ये आपका 71वां हो जाएगा, ये भी आपको लेंथेनाइड सीरीज का ही भाग होगा। अगला देख लेते हैं, खाद्य पदार्थों की पैकिंग डिब्बाबंद उद्योग में चिप्स को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रयोग किया जाता है आपको नाइट्रोजन का। वाष्पीकरण और संघनन की संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहते हैं। वाष्पीकरण और संघनन जो होता है वो आसवन प्रक्रिया में आपको साथ साथ होता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। इस प्रकार आपने पूरे सेट को देखा, बहुत ही शानदार सेट है। आज के सेट में आपने कितना स्कोर किया वो कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ हमारे साथ बने रहें इस तरह के और बेहतरीन वीडियो पाने के लिए।